गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2023 के न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस का न्यू एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कनाडा रिकॉल्स 41 डिप्लोमेट्स, ट्रूडीज शेज इंडिया मेकिंग लाइफ हार्ड फॉर मिलियंस। कनाडा ने लगभग अपने जो 41 डिप्लोमेट्स थे इंडिया के अंदर या न्यू दिल्ली के अंदर, उन लोगों को वापस बुला लिया है अपनी कंट्री में। और उनका कहना है कि ये स्टेटमेंट वो उसके बाद दे रहे हैं जब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने से मना कर दिया है। क्योंकि आप सबको पता है पिछले एक महीने से जो खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कनाडा और इंडिया के बीच में। जब कनाडा ने वहाँ के जो एक सरदार है जो रेसिडेंट बन चुके थे कनाडा की, उनकी जो डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बताया था। तो ऐसे सिचुएशंस में ये सब कुछ चल रहा है अभी। और आगे चलते हैं। दिस इज इंडियाज ओन ट्रेन, पीएम फ्लैग ऑफ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल। तो कल ही हमने पढ़ा था आरआरटीएस के बारे में, यानी कि रैपिड रेल ट्रेन जो सिस्टम होगा उसके बारे में। और इसका जो नाम है, इसको 8 कॉरिडोर्स के अंदर ये बनने वाली है और इसका नाम जो है वो रखा गया है नमो भारत। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो पीएम जो कल इसका इनोग्रेशन किया है, जो गाजियाबाद वाला कॉरिडोर होगा, अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आप कल की वीडियो में जो एक्सप्लेन्ड पार्ट है न्यूज़पेपर का, उसके अंदर जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ कि ये इंडोजीनियस पूरी की पूरी ट्रेन है। इसके जो कॉरिडोर्स, इसके जो रेलवे है, इसका जो स्टेशन के जो डोर्स बने हैं, इवन वो भी पूरे के पूरे मेड इन इंडिया है। तो ये शुरू होने वाला, और जो एनसीआर का रीजन है उसको ये पूरे दिल्ली के साथ जोड़ने वाली है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो मेट्रो चलती हैं हमारी मेट्रो सिटीज़ के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, ये उन मेट्रो से ज़्यादा स्पीड में चलने वाली होंगी। और इसी वजह से ये मेट्रो ना होके रैपिड रेलवे है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, इसराइल चिप मेकर टावर मेक सेकेंड बिड टू एंटर इंडिया विद फैब यूनिट। तो इसराइल के जो चिप मेकर है, हम कह रहे हैं कि हमें सेमीकंडक्टर हब बनना। और जब से इसराइल के जो चिप मेकर का एक टावर है, वो लोग वहाँ की एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है टावर सेमीकंडक्टर, उन्होंने इंडिया के अंदर चिप की इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया और वो इंडिया के अंदर इसको करने वाले हैं। आगे ये जब आएंगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन आगे के आगे हम तब पढ़ेंगे। So next article is Middle East middle ground. India should not conflate Israel with Netanyahu. Must strengthen Palestine Authority against Hamas. तो ये सी राजा मोहन जी जो है वो इनको लिखते हैं। और इस आर्टिकल में वो बताते हैं कि कैसे इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया ने जो अभी तक फैसला लिया था 7 अक्टूबर को, जब ये पहली बार और का अटैक जो था हमास की तरफ से वो हुआ था और इंडिया ने जो साइड ली थी इसराइल की, वो एक बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन पिछले कई सालों से इंडिया ने थोड़ी सी कोशिश की है अरब के पास जाने की या अरब नेशंस के साथ मिलने की, ताकि वो वहाँ पे अपनी इन्फ्लुएंस को बना सके। इवन IU2U जो था, IU2U यानी कि इंडिया एंड इसराइल, I2 से क्या मतलब है, इंडिया प्लस इसराइल एंड द सेकेंड 2U, अगेन U भी 2 है, I भी U है, ठीक है, I2U2। तो ये जो था इसके अंदर US एंड UAE, तो ये सब जब साथ आ रहे हैं तो UAE इटसेल्फ इज़ अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है। तो उसके बाद जब UAE इसराइल को एक्सेप्ट कर रहा और इसराइल आगे बढ़ गया था तो ये पार्टनरशिप ठीक थी। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से समझे, अगर इसको इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम देखें कि इंडिया को क्या, न्यू दिल्ली को क्या करना चाहिए, तो यही बात निकल के आ रही है कि इंडिया को जब इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म देखा जाता है मिडल ईस्ट के अंदर, उस समय पे इंडिया को जो मॉडरेट वहाँ के लीडर्स हैं, मॉडरेट नेशंस हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए। इवन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश हैं, वो देश भी इजराइल के साथ होने वाले थे, या जो मॉडरेट लीडर्स हैं उनके साथ होने वाले थे। क्योंकि रिलीजन के नाम पे जो पाकिस्तान या बांग्लादेश है उनके अंदर भी अभी अटैक्स देखने को मिले हैं, जबकि वो लोग तो खुद इस्लामिक है या मुस्लिम भाईचारा। आप ये मत मानिएगा कि मैं जो इस्लाम है या मुस्लिम लोग हैं उनको एज ए एक्सट्रीमिस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा उस रीज़न के अंदर है और क्योंकि ये ग्रुप जो है हमास है या अलकायदा है, ISIS है, तो ये सब ग्रुप जो है ना, मैं इन ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। और जब ये टारगेट कर रहे हैं खुद मुस्लिम पॉपुलेशन को, तो जो इनका एजेंडा है वो कुछ साफ दिखाई नहीं देता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर ये इंडिया के लिए भी एक खतरा हो सकता है। इसीलिए इंडिया को इस चीज़ पे ध्यान रखना जरूरी है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ा बैलेंस बना के रखे
और वहाँ की पॉलिसीज़ को उसके अपने अकॉर्डिंग, जो हमारी पॉलिसी है टाइम के अकॉर्डिंग उनको बदले। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सी राजा मोहन जी हैं वो 3 तरीके के हमारे स्टैंड बताते हैं कि अपनी पॉलिसी को अभी अगर हमें ध्यान रखना है या अपनी पॉलिसी को हमें मॉडिफिकेशन करना है, तो उस पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला तो कि जो ग्रेटर जो मॉडरेशन देखने को मिलती है इजराइल के अंदर, उस चीज़ पे ध्यान दें। अभी जो हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल ने फैसला लिया है, तो ये हम सब जानते हैं कि इजराइल जो है वो हमास को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर हमास को डिस्ट्रॉय करना तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की पावर के साथ ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर मिलिट्री की पावर के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो इससे इजराइल की जो पोजीशन होगी वो अगेन और ज़्यादा आइसोलेट हो जाएगी, बिल्कुल अलग थलग हो जाएगी। जितने नेशंस अभी इजराइल के साथ आए थे, जितने जो मॉडरेट अरब के पार्टनर्स थे वो इजराइल के साथ आए थे, उन लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन की सेंटीमेंट्स है, वो दोबारा उनको मिलने नहीं देगी। तो इसीलिए इजराइल को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। मिलिट्री के साथ साथ इतना ज़्यादा हर किसी को अपने साथ नहीं लेके चलना चाहिए कि ठीक है वेस्ट अगर उनके साथ है तो ईस्ट में अगर इजराइल खोएगा तो ज़्यादा दोस्तों को खो देगा। अभी जो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है एज अ कंट्री मोरक्को जैसे देशों से, यूएई जैसे देशों से, तो शायद हो सकता है कि वो भी पीछे हट जाए। तो इसीलिए पहला जो है उनको थोड़ा मॉडरेट होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है कि इंडिया को क्यों जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को इजराइल जो है उस चीज़ को नेतन्याहू, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ उसके साथ ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इजराइल जो है वो नेतन्याहू ही है, क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि नेतन्याहू जो पॉलिटिक्स है वो बहुत रेडिकल थी और वहाँ की जो पॉपुलेशन है इजराइल की वो इस चीज़ से बहुत परेशान है। इवन जो आर्मी है, जो मैनेजमेंट है, इंटेलिजेंस है, वो सब उन रेडिकल रिफॉर्म से परेशान है और शायद वो आने वाले आगे पॉलिटिकल जो उनकी अथॉरिटी है वो ना रहे। तो इसलिए इजराइल की पोजीशन अलग है और नेतन्याहू की पोजीशन अलग है। इसीलिए न्यू दिल्ली को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब वो इजराइल के साथ उठ रहे हैं तो वो नेतन्याहू के साथ ना उठे, मतलब उनके हर एक्शन में ठीक गलत नहीं बोलना है, बल्कि रैदर ये ध्यान रखना है कि इजराइल की खुद की पॉलिसी क्या है, आने वाले समय के बारे में आगे सोच के ही एक्शंस लेने हैं। आगे देखा जाए सेकंड जो बोलते हैं ऑथर, वो कहते हैं कि सेकंड इंडिया को जो अपनी पॉलिसी के अंदर एक स्ट्रेंथ देनी चाहिए, मॉडरेट वॉइस जो है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के अगेंस्ट हमास। तो जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया इतने सालों से पैलेस्टाइन की जो अथॉरिटी है पीए जो है उसके साथ खड़ा था। इवन मैंने आपको बताया भी था कि जब 1984 में हमारी जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनकी डेथ होती है तो प्राइम मिनिस्टर थे वेस्ट गाजा के यानी कि पीए के, वो यहाँ पे आए थे और वो यहाँ पे जो शोक सभा थी उसके अंदर वो रोए भी थे। तो ऐसी स्थिति आई, ऐसे अच्छे रिलेशन उनके साथ थे और इंडिया कभी से पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पैलेस्टाइन जो है उन्होंने अपने ट्रेडिशनल व्यूज़ को छोड़ा हुआ है, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो नेशनलिज्म की तरफ है, रिलीजियस आउटलुक्स को उन्होंने छोड़ा हुआ है। वो ज़्यादा अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने जो कंट्री के वासी हैं उन लोगों के लिए अच्छा काम करने में, ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब बात होती है हमास की जो कि गाज़ा के अंदर है, वो लोग अभी भी रिलीजियस आउटलुक से ही हर चीज़ को देखते हैं। तो इंडिया जब बात करता है पैलेस्टाइन के अंदर तो उसको पैलेस्टाइन की जो पीए है यानी अथॉरिटी जो है वेस्ट बैंक के अंदर, उसको स्ट्रेंथ करना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए और उसको भी बताना चाहिए क्योंकि वो मॉडरेट है, क्योंकि वो उसके संबंध जो है वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, वो ऐसे अटैक नहीं कर रहा है, अभी तक भी वो ऐसे खुले में बिल्कुल अटैक में नहीं आया इसराइल और गाज़ा के साथ सब कुछ होने के बाद भी। तो इसलिए उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और जो हमास है उसके खिलाफ रहना चाहिए, इनका यही मानना। और हमास के खिलाफ अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दिया भी नहीं है। हालांकि कल ही हमने देखा था कि कैसे जो पीए के प्रेसिडेंट है उनके साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फ़ोन पे बात की और उनको अपनी सिंपैथी दी जाए कि इतने सारे लोगों के साथ जो भी हो रहा है, इतनी दुखद जो एक खबर आ रही है वो उस देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा फ़ोन पे बात की भी गई है। तो ये सेकंड जो है इस पे दिल्ली को थोड़ा और काम करना होगा। थर्ड जो इम्पेरेटिव हो सकता है वो हो सकता है कि एक रीजनल जो एम्बिशंस है ना उसको ध्यान में दिया जाए कि ईरान का और तुर्की का इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमें देखने को मिल रहा है कि कितने दिनों से आर्टिकल्स में बार बार ये बात आ रही है कि ईरान जो है वो शायद हमास को स्पॉन्सर कर रहा है, तुर्की जो है वो शायद हमास को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन जब तुर्की की बात होती है तो न्यू दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ईरान तो चलिए रीजनल पावर बनना चाहता है लेकिन तुर्की जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड को दिखाता है। और जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, इंडिया
के अंदर, तो वहाँ पे भी हम देख सकें कि तुर्की से फंडित जो इन्फ्लुएंस है तुर्की का वो वहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा ऑथर का कहना है कि जम्मू कश्मीर के एरिया में तक भी तुर्की का जो इन्फ्लुएंस है वो पहुँच चुका है। और अगर इंडिया को आगे सेफ रहना है, अगर आने वाले 8-10 साल की हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो इंडिया को अपनी सेफ्टी चाहिए उस चीज़ में, तो अभी से सोचकर उनकी जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनका जो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर इजराइल का इन्फ्लुएंस वहाँ से कम होता है तो, या इजराइल को वो लोग आइसोलेट कर देते हैं, तो वो इंडिया के लिए भी नुकसानदायक होने वाला है। इसीलिए जो न्यू दिल्ली है या जो इंडिया है, उनको करंट क्राइसिस जो चल रहा है उसको एक वाइडर रीजनल वॉर की तरह देखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं देखना होगा कि एक ठीक है 2 देश जो हम वो आपस में अटैक कर रहे हैं, युद्ध में है, बल्कि इसके साथ और भी जितने आसपास के देश है, जितना भी पूरा का पूरा मिडल ईस्ट है, उस पे उनकी पॉलिटिक्स को ध्यान रखते हुए इंडिया को अपना जो स्टैंड है वो लेना चाहिए। और जितना हो सके उतना ज़्यादा उनको जो मॉडरेट है वहाँ के, उनको मॉडरेट से आप समझ ही सकते हैं कि मॉडरेट लोग कौन होते हैं। जैसे महात्मा गांधी इंडिया के कंटेक्स में देखा जाए, जवाहरलाल नेहरू को देखा जाए, एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है वो लोग जो एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, रेडिकल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, या बदलाव जो होता है उनका बहुत रिवोल्यूशनरी होता है कि सब कुछ मार पीट के एकदम से बदल दिया जाए। और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट जो होते हैं वो चाहते हैं कि ठीक तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुँचाए बदलाव लाया जाए। तो यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है, और इसी चीज़ के लिए इंडिया हमेशा से खड़ा रहा है। यही हमारे संवैधानिक मूल्य जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर दिखते हैं, हमारे प्रेम्बल के अंदर ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ का इंडिया को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ ये आर्टिकल जो है वो ऑथर अपना ख़त्म करते हैं इसी एडवाइस के साथ। तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आर्टिकल क्या है। एट स्टेक फॉर इजराइल अ न्यू रीजनल ऑर्डर दैट वाज टेकिंग शेप थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक I2 U2 टू इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप को इकोनॉमिक कॉरिडोर विल बी द विक्टिम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये राम माधव जी है, राम राज्य जो ये इस आर्टिकल को लिखते हैं, और ये लिखते हुए बताते हैं कि मैंने आपको बताया I2 U2 यानी कि इंडिया प्लस इजराइल, एंड U2 मतलब कि US प्लस UAE। ये जो था ये एक कहीं ना कहीं ग्रुप बना था, जैसे क्वाड एक ग्रुप है, पैसिफिक एक ग्रुप है। इसके अंदर इजराइल और US जो कि स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, वो नेशंस क्या करने वाले थे कि जो कि वीक नेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि मिलिट्री पावर या टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर वो अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। जैसे इंडिया और यूए के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होने वाला था, मिलिट्री जो थी या टेक्नोलॉजी जो थी, क्योंकि सबसे बड़ा अभी आने वाला युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, हम जानते हैं, बल्कि इसी युग के अंदर हम लोग जी रहे हैं। तो इसीलिए जो पावरफुल टेक्नोलॉजीज़ हमें चाहिए थी वो टेक्नोलॉजीज़ हमें इजराइल और यूएस से मिलने वाली थी। इवन लगभग 2 एग्रीकल्चरल पार्क भी बनाए गए थे इसी जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करने के लिए इन गुजरात के अंदर। तो मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पार्क बनाए गए थे वो गुजरात के अंदर, उसकी फंडिंग की थी यूएई ने और यूएसए ने, क्योंकि उनके पास पैसा है, राइट। तो ये सब कुछ देखने को ऐसा ग्रुप बना हुआ था कि ये लोग मिले और मिलकर जो भी इनकी कॉमन इंटरेस्ट है उनके ऊपर काम करें। सेकंड जहाँ पे उधर बात करते हैं वो बात करते हैं ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो क्या था, अगर हम देखते थे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये फोटो दिखाई थी, मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ से जाते हुए अफगानिस्तान और ये सब कुछ आते हुए यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ जाता है, और यहाँ से मेडिटेरियन सी शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पे मेडिटेरियन समुंदर है और यहाँ किससे आगे यहाँ पे यूरोप है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको यूरोप दिखाई दे रहा होगा मेडिटेरियन सी के पास। तो इंडिया ने अपना खुद का एक मैप रूट चालू किया है। इंडिया यहाँ मुंबई सूरत से लेते हुए जाना चाहता है ईरान के थ्रू सऊदी, क्योंकि पाकिस्तान तो उसको नहीं देगा, तो इसीलिए यहाँ से इराक के थ्रू, नॉट ईरान, इराक के थ्रू, और इराक के थ्रू से होते हुए सऊदी अरेबिया से होते हुए यहाँ पे बाहर निकलेगा इजराइल के थ्रू, एंड देन वो जाएंगे मेडिटेरियन के सहारे यूरोप में। तो ये हमारा एक कहीं ना कहीं ट्रेड रूट जो है, इसका नाम जो है उसका नाम है ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बनने वाला था, क्योंकि हम इसको काउंटर में बना रहे थे चाइना के काउंटर में। चाइना का जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि हर कंट्रीज़ के अंदर अपना इन्फ्लुएंस है, हर कंट्री जो वो ले रहा है, जैसे श्रीलंका में या फिर वो मिडिल ईस्ट के जो और नेशंस हैं उनके थ्रू जाते हुए यूरोप की तरफ जा रहा है, उन सारे रोडों को जोड़ रहा है ताकि उसका जो ट्रेड है वो बढ़ सके। उसी के काउंटर में इंडिया ने एक तरीके से इस मॉडल को अपनाया था। लेकिन अब जो ये हो रहा है रीजनल जो ऑर्डर है, इसको देखते हुए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इसके विक्टिम जो है ये 2 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, और ये 2 प्रोजेक्ट जिसमें इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, सभी के सभी पोर्ट जो है, सऊदी अरेबिया के जो पोर्ट्स हैं उन पे इंडिया ने पैसा इन्वेस्ट किया, इराक के जो पोर्ट है उन पे इंडिया ने पैसा
इन्वेस्ट किया है, इसराइल के अंदर काम किया है, तो ये सब कुछ इंडिया का ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर ईरान और तुर्की यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेते हैं, इसराइल को अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है, सभी कंट्रीज उसके खिलाफ हो जाती है, एटलीस्ट सिर्फ मिडल ईस्ट की। देखो इसराइल जो है ना वो हमेशा से अपनी रेसिलियंस के लिए जाना जाता है, हमेशा उसके साथ में आसपास सभी लोग ऐसे हैं, सभी की सभी कंट्रीज ऐसी थी जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे या उनके ऊपर हमेशा ही खतरा बना रहता था, लेकिन फिर भी इसराइल ने हमेशा ही अपना जो है ऐसी ऐसी समस्याओं से इसराइल हमेशा एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के उभर के बाहर आया है। तो ये सब देखने के बाद भी जब बात होती है आज के टाइम पे कि आज इसराइल के साथ ऐसा क्या हो गया है कि इसराइल की स्थिति इतनी खराब हो गई है, उसके ऊपर इतना भयानक अटैक हुआ, तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इसराइल के अंदर एक्चुअली में 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ठीक है। और ये जो 3 इंटेलिजेंट एजेंसीज हैं, इनमें से पहली जो एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। तो मोसाद जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपनी इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वहाँ पे कुछ भी अगर अटैक होता है तो ये लोग पहले ही उसको निकाल लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि ये लोग जो इस अटैक को पहले नहीं पता चल पाए, 6 बजे जो अटैक हुआ था सुबह, वो लगभग 1 बजे तक जो है वो चलता रहा, और जो मिलिट्री की फोर्सेस हैं वो लोग उसको बैकअप नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। एक तरीके से बाढ़ जो है, बाढ़ की तरह लोगों को लेके जाया गया बॉर्डर के क्रॉस, लेकिन फिर भी जो मिलिट्री थी वो उसको नहीं कंट्रोल नहीं कर पाई, बैकअप नहीं वहाँ पे आ पाया। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? तो पहली तो ये कह रहे हैं कि ये मोसाद की जो फेलियर है ये देखने को मिलती है। सेकंड जो एजेंसी है इज़राइल के अंदर, उसको बोलते हैं अमन। जो ये अमन एजेंसी है ये इज़राइल की बहुत ही मिलिट्री की पावरफुल इंटेलिजेंस विंग है। और जो थर्ड है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गन है इज़राइल की गवर्नमेंट के अंदर, उसको बोला जाता है शाबक। तो हमें देखने को मिलता है कि इज़राइल के अंदर लगभग 3 जो है इंटेलिजेंस काम करती है। मोसाद जो है वो ऑलमोस्ट सभी नेशंस के लिए एक्सटर्नल है, जानते हैं लोग। अमन जो है वो मिलिट्री की है और शबाक जो है वो इंटरनल ऑर्गन है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी जब हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे इज़राइल अपने इस अटैक को रोक नहीं पाया, शुरुआत में पता नहीं लगा पाया कि इतना प्लान्ड कोई अटैक उसके ऊपर होने वाला है, तो ये एक इंटेलिजेंस की फेलियर होगी। और जो इज़राइल ने अपनी जो इमेज बना रखी थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेलिजेंस है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस पे क्वेश्चन मार्क की तरह इजराइल के ऊपर अब लटक रही है कि क्या सच में ऐसा है भी या नहीं। तो एक रिजाइल इसके अलावा इसका कारण जो देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू ऑथर, वो है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी समझाया था कि क्यों हम जब बार बार बात कर रहे हैं हमास जो है वो गलत कर रहा है, हमास ने अटैक किया है, हमास की गलती है, लेकिन इजराइल के ऊपर भी तो ये अटैक हुआ है ना। तो जब बात आती है इजराइल की कि इजराइल में क्या प्रॉब्लम्स थी, तो हम देख रहे थे सिर्फ हिस्ट्री को, लेकिन जब आज प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये भी देखा जा रहा है कि कैसे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू बेनजम, उनसे सब लोग परेशान थे। इवन उनके इंटरनल जो एजेंसीज हैं वो लोग भी उनसे परेशान हैं, उनके रिफॉर्म्स से, उनके जो रेडिकल मेजर्स हैं उन सब से। यहीं पे ऑथर बताते हैं कि कैसे जो मिलिट्री है, कैसे जो हाई ऑफिसर है मिलिट्री के, उन लोगों ने वापस आने से मना कर दिया था। एयरफोर्स के जो अभी वॉर की बात नहीं चल रही है, वॉर से पहले की बात चल रही है, उनके रिफॉर्म्स में उन्होंने प्रोटेस्ट की तरह ये बात दिखाई थी। एयरफोर्स के जो लोग हैं उन्होंने फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया था, वो लोग आ नहीं रहे थे। और यही सब कुछ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल है इजराइल के ऊपर, अटैक के ऊपर। एक अगर ये पूरा का पूरा कारण नहीं है तो कुछ कारणों में से एक कारण जरूर है। तो ये भी देखने को मिल रहा है अभी। और फिर वही बात है कि अगर ये सब कुछ होगा, इजराइल जो है वो उसको जो एडवांटेज मिलने वाला था मोरक्को जैसे कंट्री से, सऊदी अरेबिया उसके साथ आने वाला था, जो कि 1947 में जिसने अगेंस्ट वोट किया था। आज इंडिया भी इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि इंडिया चाहता ही नहीं था 1947 में जब उनको पार्टीशन हो रहा था कि ऐसा कोई देश बने, लेकिन आज इंडिया भी इजराइल के साथ खड़ा था। इंडिया ने भी उसको मान लिया था, उसके साथ पार्टनरशिप कर रही थी, रिकॉग्नाइज कर लिया था। I2U2 जैसे जो ग्रुप है उनका इजराइल को एक भाग बनाया था, जो कि इतना एक छोटा ग्रुप है, मतलब कि इसमें कॉपरेशन जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। उस ग्रुप के अंदर इंडिया खुद भागीदार बनता है और इजराइल को भी एज अ पार्टनर देखता है। और ऐसे ही सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, वो लोग भी अभी इजराइल के साथ जो है अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि वो पीस जो अकॉर्ड था उसको साइन करने वाले थे कि ठीक है
अब सऊदी जो है वो इसराइल को एक देश मानता है। पहली बार ऐसा होने वाला था, लेकिन अब क्योंकि स्थितियाँ अलग हैं, अब जो वहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इस चीज़ पे होल्ड लगा दिया है, बिल्कुल बर्फ़ जमा दी है इस चीज़ की कि नहीं ठीक है हम नहीं करेंगे, ओके अभी के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे। और इससे बड़ी बात कि वो ईरान के साथ बात कर रहे हैं, ईरान के साथ उन्होंने बात की है, फ़ोन पे भी बात की है। तो ऐसी स्थितियों के अकॉर्डिंग अब भी शायद ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑथर कि ये जो रीजनल इंपॉर्टेंस है यानी कि पॉलिटी जो है रीजन की, वो शायद थोड़ा बदल जाए और इसका नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा इंडिया जैसी जगहों पे, जहाँ पे हमारे जो ग्रुप्स थे, हमारे जो प्रोजेक्ट थे, वो चीज़ हमें विखंडित होने दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, हमास सेज 2 US हॉस्टेज फ्रीड, इजरायली स्ट्राइक्स ऑन। तो हमास ने क्या बोलना है कि यूएस के जो हॉस्टेज थे 2 उनको छोड़ दिया गया है, उसमें से एक माता जी थी और एक बेटी थी, और उनको बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन रीजंस की वजह से हमने अमेरिका के जो सिटीजन्स थे उनको छोड़ दिया है, आप उनको ले जाइए। और ऐसा कुछ आया था, बल्कि बम्बार्डमेंट फिर भी अभी भी चली रही है, ऑल्दो इट्स नॉट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी नेक्स्ट आर्टिकल आज देख लेते हैं कि इंडिया शुड टेक ए बैलेंस स्टैंड, डिमांड इमीडिएट सीज फायर, पैलेस्टाइन बरगाउटी। तो मुस्तफ़ा बरगाउटी जो है वो सेक्रेटरी जनरल है पैलेस्टाइन नेशनल इनिशिएटिव एंड फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो पैलेस्टाइन जो पीए है यानी वेस्ट गाजा जो है उसके अंदर ये रह चुके हैं। और ये जो शुभाजीत रॉय हैं हमारे इंडिया की तरफ से एज अ जर्नलिस्ट, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गए और उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने पूछा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है कि उस जो अक्टूबर 7 को हुआ उसके ऊपर। तो ये जो है मुस्तफ़ा जी जो है बरगाउटी जी जो वो बताते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है, हिस्ट्री जो वो शुरू हुई थी 7 अक्टूबर को, वो तब शुरुआत नहीं हुई थी, हिस्ट्री तो 1947 से इस चीज़ की शुरू हो गई थी। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि कैसे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पैलेस्टाइन पीपल हैं, उनके साथ अभी इतना बुरा हो रहा है, उनको खाने तक को नहीं है, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। तो ये सब देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ है कि हमास ने अटैक किया, ये सब कुछ इस वजह से भी हुआ है कि जब यूनाइटेड नेशंस की स्पीच हुई थी तो नेतन्याहू जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था मैप इजराइल का, और उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे जो उन्होंने कब्जा किया हुआ पार्ट है वेस्ट बैंक का, और जितना भी ऑक्यूपाइड पार्ट है वेस्ट बैंक का उसको, और गाजा स्ट्रिप को एंड गोलन हाउस को एज अ पार्ट ऑफ इसराइल। तो जब वो ऐसे काम करेंगे कि हम जो एज अ सॉवरन या इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते हैं और उसको वो अपने मैप के अंदर पूरा इंक्लूड करके दिखा रहे हैं कि ये पूरा इसराइल है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्स तो फिर उनको ये सोचना ही चाहिए था कि इसका रिस्पॉन्स तो उनको देखने को मिलेगा ही, राइट। तो ऐसा उनको बोलना है। अब बाद में कहते हैं कि वर वुमेन एंड चिल्ड्रन टारगेटेड इन दीज अटैक्स। तो जब सवाल पूछते हैं सुभाजीत राय जी कि क्या औरतों को और बच्चों को भी टारगेट किया गया इन अटैक्स में, तो बरगाती जी बताते हैं कि हाँ ऐसा किया गया है। और ये अजीब बात है कि कैसे इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है या इजराइल का जो डिफेंस है वो इतने अजीब तरीके से ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे एक फ्लड गई है लोगों की गाज़ा के अंदर और वो लोग उसको रोक नहीं पाए, बात नहीं कर पाए उनको, तो मतलब टाइम पे देख नहीं पाए। तो ये एक अजीब सी बात है। जब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बरगोती, तो वो बरगोती बोलते हैं कि इंडिया को एक बैलेंस यानी कि एक सामान्य जो बैलेंस की अप्रोच है, एक पोजीशन है, उसको लेना चाहिए। उन्होंने सीज फायर जो हो रही है अभी, जो फायरिंग हो रही है, उसको ख़त्म करने की इंडिया को बात करनी चाहिए। और इसके अलावा इंडिया को एक सपोर्ट मांगना चाहिए कि वो जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको वो एक दूसरे के साथ बदले, यानी कि जो जेल में लोग हैं, इजराइल के लोग जो जेल में हैं गाज़ा की जेल में, और जो गाज़ा के लोग हैं जो वो लोग जेल में हैं इजराइल की जेलों में, तो उन लोगों का एक तो अदला बदली की जाए, दूसरी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो लोगों तक पहुँचाई जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया अपना एक पार्ट एज अ नेगोशिएटर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इंडिया दोनों ही कंट्रीज़ के साथ है, राइट। दोनों ही कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं, तो वो एज अ नेगोशिएटर बीच में आके ऐसा कर सकता है। तो ये उनका कहना है। आगे चलते हैं। बाइडेन कंपेयर्स हमास टू पुतिन एज ही पिचेस फॉर एड टू इसराइल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट यही देखने को मिल रहा है कि कैसे जो बाइडेन है उन्होंने नियरली 106 बिलियन का फंड जो है वो कांग्रेस से मांगा है कि वो इसराइल की और यूक्रेन की और यूएस की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम करना चाहता है। उन्होंने हमास का जो ग्रुप है उसको, इवन जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ भी कंपेयर कर दिया है कि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया वही अब जो हमास है वो इसराइल के साथ कर रहा है। तो ऐसे कुछ करके अमेरिका जो है वो फंड कर रहा है इसराइल को भी और यूक्रेन को भी। तो कह रहे हैं कि
मतलब ऐसे ही बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कैनेडियन वीज़ा एंड द मैनी इंडियन स्टूडेंट हु अप्लाई। तो अभी फर्स्ट पेज पे ही हमने देखा कि कैसे जो कनाडा का वीज़ा जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बुला लिया गया। तो वहीं से यहाँ पे देखने को मिला कि कनाडा ने सिर्फ अपने डिप्लोमेट्स को ही नहीं बुलाया है, बल्कि कनाडा ने अपने वीज़ा की जो सर्विस है उसको भी बंद कर दिया है। चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु जैसी जो हमारी मेजर सिटीज़ है उनके अंदर जो होता था, अभी सर्विस सिर्फ एक ही जो कैनेडियन हाई कमीशन है न्यू दिल्ली के अंदर, सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो अभी इससे एक्सपेक्टेड क्या किया जा सकता है? एक्सपेक्टेड ये किया जा सकता है कि जो एक्चुअली कनाडा के अंदर इंडिया जो है, इंडिया के जो सिटीजन्स है जो कनाडा उनको वीज़ा प्रोवाइड करता है वो 7 तरीके का करवाता है। ठीक है, जो पहला वीज़ा होता है वो होता है विजिटर वीज़ा, कि आप आके जा सकते हैं। सेकंड जो होता है वो कॉमनली यूज़ फॉर टूरिज्म के लिए, कि आप टूरिज्म देखने के लिए जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, टूर करने के लिए। थर्ड वीज़ा होता है विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड, कि आप किसी फैमिली या फ्रेंड मेंबर को देखने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। फोर्थ टाइप ऑफ वीज़ा स्टडी परमिट, फिफ्थ वर्क परमिट, सिक्स सुपर वीज़ा। सुपर वीज़ा क्या होता है कि एक ऐसा वीज़ा है कि अगर आपका कोई मान लीजिए इंडिया का सिटीजन था लेकिन वो कनाडा की सिटीजनशिप अब उसको मिल गई है, तो वहाँ पे जो इंडिया से उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जाने वाले हैं उनको वो मल्टीपर्पजली मिलेगा, यानी 2 साल के लिए आप वहाँ पे जाके रह सकते हो उस वीज़ा के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं सुपर वीज़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो वीज़ा है वो है बिजनेस वीज़ा, या फिर एक स्टार्टिंग ए बिजनेस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वैसा कुछ वीज़ा हो सकता है। ट्रांसिट वीज़ा हो सकता है, परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा भी आपको मिलता था। और जब हम बात करते हैं कि इंडिया से कितने माइग्रेट्स होके कनाडा जाते हैं, तो वो ट्रिपल हो गए हैं, यानी 2020 में जितने लोग जाते थे अभी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं 3 साल के अंदर। इतने ज़्यादा लोग कनाडा में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2022 का जब अभी डाटा आया था तो उसमें 1,18,000 लोगों को कनाडा की सिटीजनशिप जो है वो मिल गई है 2022 के अंदर। और अभी ये 2020 के अंदर एक्चुअली, और अभी इंडिया का जो डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, उस अकॉर्डिंग ये भी माना जा रहा है कि 2022 में ये जो जनसंख्या है वो शायद 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगी कनाडा के अंदर, जिनको सिटीजनशिप जो है वो मिलने वाली होगी। तो ऐसा गवर्नमेंट का डाटा हमें बताता है। अब ये कह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा के अंदर जाते हैं, तो बात करते हैं तो इंडिया बहुत ही बड़ा एक, मतलब इंडिया के अंदर सेकेंड हाईएस्ट जो माइग्रेट करके लोग जाते हैं वो कनाडा एज अ कंट्री है। पहले के नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है अमेरिका। और इंडिया से लगभग 7 लाख जो स्टूडेंट्स है, 7.7 लाख, 7.5 लाख स्टूडेंट्स, वो लोग यहाँ से वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, या तो अंडर ग्रेजुएशन करने या पोस्ट ग्रेजुएशन करने, या फिर जो वहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उस चीज़ के लिए भी। और कनाडा भी इस चीज़ को चाहता है कि इंडिया के या जो चाइना के इधर के जो नेशंस के जो पीपल हैं वो स्टडी के लिए इंडिया के अंदर आए, इसीलिए वो कनाडा के अंदर जाए। और इसीलिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स भी दिए, जैसे कनाडा ने अभी पिछले साल ही कहा था कि अगर आप स्टडी बेसिस पे आए हो तो आप 3 साल के लिए और वहाँ पे रह सकते हो काम के लिए, कि आप अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो लेके वहाँ से जाए, आपको एक्सटेंडेड वीज़ा वहाँ पे दिया जा सकता है। तो ऐसे भी कुछ रूल्स जो है कनाडा कर रहा है, लेकिन ऐसा कनाडा चाहता क्यों है? पहली बात तो ये है कि एक तो कनाडा जो है वो एज अ, मतलब कि वहाँ का जो रहना है वो थोड़ा चीप है जब अमेरिका के या यूके जैसी कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ा हाई है, इसी वजह से लोग वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब कनाडा ऐसे काम कर रहा है, इनिशिएटिव दे रहा है, तो वो सब इसलिए दे रहा है, उसका रीज़न एकमात्र ये है कि कनाडा जो नॉर्मल वहाँ के जो सिटीजन्स है, कैनेडियन सिटीजन्स जो परमानेंट, सिर्फ परमानेंट नहीं बल्कि बाय बर्थ सिटीजन्स है, वो लोगों से बहुत कम, यानी कि जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, बल्कि एज़ कम्पेयर जो माइग्रेटिव आते हैं, यानी कि माइग्रेट करके लोग जाते हैं जो वहाँ के सिटीजन नहीं है, उनसे 2-3 गुना ज़्यादा फीस ली जाती है। तो इससे जो कनाडा की जो एजुकेशन का सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कनाडा को। ऑलमोस्ट ये जो अगर हम पैसे के हिसाब से निकालें तो ऑलमोस्ट बिलियंस के अंदर जो है कनाडा को फ्रॉम जो माइग्रेटिंग पीपल है वहाँ से पैसा मिलता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते भी हैं, खाते भी हैं, तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो कनाडा के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसीलिए कनाडा चाहता है कि यहाँ से लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग आए। और अभी कह रहे हैं कि अब क्या होगा, ये जो वीज़ा का प्रोसेस जो है इसका स्लो कर दिया गया, इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि जो इमिग्रेशन है, रिफ्यूजीज है, सिटीजनशिप ऑफ कनाडा IRCC है जो, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस करने के लिए वीज़ाज़ को, और उन्होंने नंबर घट जाएंगे, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के अंदर उनको 27 से 5 कर दिया, लोगों को वापस बुला लिया, इसीलिए जो वीज़ा का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। और इसकी वजह से जो नंबर है, जो लोग जाने वाले हैं
वो लोग भी कम हो जाएंगे कनाडा के अंदर, एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स हो सकता है, या आगे आने वाले टाइम तक हमें पता चलेगा या कितने टाइम तक चलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। देखते हैं। क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, व्हाई डू क्वेश्चन आस्क्ड बाय एमपी मैटर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एमपी टू आस्क क्वेश्चन एंड व्हाट डू एंड डोंट मस्ट दे फॉलो, what are the various categories of questions and how are they answered, कैसे उनको आंसर किया जाता है, कौन कौन से सवाल हैं पार्लियामेंट के अंदर, किस एमपी को क्यों कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर 26 को ये देखने को मिला था कि एक इथिक्स के जो कमेटी है लोकसभा की, उसने ओरल एविडेंसेस को सुना है 2 एमपी से। पहली एमपी आप देख सकते हैं, इनका नाम है महुआ मोइत्रा, और जो दूसरे हैं इनका नाम है निशिकांत दुबे। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने जो जैसे जो निशिकांत दुबे जी को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने अडानी के जो सीईओ है उनसे पैसे लिए हैं और उनके बिहाफ पे, यानी कि उनके बिहाफ पे उन्होंने सवाल पूछा है जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकता था। ऐसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। जब बात होती है महुआ मोइत्रा पे, तो इनके ऊपर सवाल लगा गया कि इन्होंने किसी को, यानी जो सीईओ है कोई कंपनी के, जैसे कि दर्शन हीरा धानी सीईओ ऑफ हीरा धानी ग्रुप के हैं, उनको अपनी जो आईडी और पासवर्ड है पार्लियामेंट की वो प्रोवाइड कर दिया, उनको दे दिया कि आप एक काम करिए, आप जो भी सवाल होगा डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ केस देखने को मिला है। हालांकि इन दोनों ने इन जो इल्ज़ाम है उनको डिनाई कर दिया है कि नहीं ऐसा नहीं है। एलिगेशन को खासकर निशिकांत दुबे जी ने तो बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन इससे बड़ी बात है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है, लेकिन बात अब आती है कि एक एमपी जो है वो सवाल पार्लियामेंट में कैसे करता है या कब करता है। तो हमें पता है कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। पार्लियामेंट को मिनिमम 2 बार तो मिलना ही पड़ता है, होना ही चाहिए। लेकिन जनरली हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के 4 सेशन होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है विंटर सेशन, एक हमारा होता है समर सेशन, एक हमारा होता है जो मानसून का सेशन होता है वो होता है, एंड एक हमारा होता है बजट का सेशन। तो बजट सेशन होता है वो हमें पता है कि 1 फरवरी से शुरू होता है, और जो बजट के सेशन होते हैं, ये जो 4 सेशन है, इनकी मीटिंग्स काफ़ी दिनों तक चलती है, मे बी 30 डेज, मे बी 60 डेज, ऐसे कुछ ये चलते हैं। तो इनमें बहुत सारे बिल आते हैं, एक्ट आते हैं, उनके ऊपर बातें होती हैं। अब जब ये लोग मिलते हैं किसी भी सेशन में, चलो मान लीजिए कि अभी विंटर सेशन आने वाला है, ठीक है, तो विंटर सेशन शुरू हो गया है। अब जब ये जो मिलेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर 2 मीटिंग्स होंगी। पहली मीटिंग जो चलेगी वो चलेगी 9 से लेके 12 PM तक, ठीक है, सुबह 9 से लेके 12 बजे तक। फिर जो 1 से 2 का होता है वो होता है लंच टाइम, यानी कि उस टाइम पे कोई लोग कुछ नहीं करने वाले। और जो लास्ट होता है वो होता है 2 से 5 तक का, वो होता है सेकेंड मीटिंग, ठीक है। तो ये जो होती है ये हमारे जो मीटिंग के यानी कि लोग मिलते हैं। अब जो पहला आर होता है, यानी कि जो सॉरी ये 9 से 12 नहीं होता है, होता है 10 से 1 बजे तक का। तो जब पहला घंटा होगा 10 से लेके 11 बजे तक का, ये बोला जाएगा क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर ये होता है, इसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे, और उसी के ऊपर हम समझने वाले हैं कि क्वेश्चन आर है क्या। तो अब आपको पता चल गया है कि 2 मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उनमें से जो पहला घंटा होता है वो जनरली क्वेश्चन आर के नाम से जाना जाता है। इवन ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे हाफ एन आवर है, या रेजोल्यूशन पार्ट्स है, मोशंस के लिए वो बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हो, कुछ अपना खुद का उठा सकते हो कि जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट लगता है पार्लियामेंट में, कोई रेजोल्यूशन या कोई मोशन उठा सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन आवर की बात करते हैं तो वो पहले घंटे में होता है। उसमें जो भी एमपीज होता है वो सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से, उनको अकाउंटेबल बनाते हैं कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के लिए काम ठीक से किया है या नहीं किया है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि क्वेश्चन आवर 1 घंटे का होगा, किस समय पे होगा। तो ये लिखा गया, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कुछ चीज़ें जो संविधान में थी उनको पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट खुद ही अपने जो एमपीज होते हैं वो होते हैं, उनको खुद ही उनकी जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेज होती हैं, उनके ऊपर काम करती है। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली उनको मिल जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। और अब हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, उनके जो रूल नंबर 32 से 54 तक है,
उनके अंदर ये साफ साफ बताया गया कि क्वेश्चन आवर कैसे जो क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से सवाल होंगे उनको लिया जाएगा, कैसे ये होगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें बताया गया कि कभी भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है उससे पहले एक एमपी को जनरल नोटिस एड्रेस करना पड़ता है, जो सेक्रेटरी जनरल होता है हाउस का, उसके पास, और वो कम से कम 15 दिन पहले ही उनको देना पड़ता है। वो उनको लिख के देना पड़ता है, या तो वो अपने प्रिंट करके अपने हाथों से लिख के दे सकते हैं, या सेकेंडली वो जो सवाल पूछा जा सकता है वो उनको अभी तो ऑनलाइन एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप पूछते हैं कि एक एमपी कितने सवाल पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन आर लोकसभा के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है वो किसी भी मेंबर को अलाउ कर सकते हैं कि वो जो 5 नोटिस है एक सवाल के ऊपर उससे ज़्यादा ना दे, चाहे वो ओरल होने चाहिए या रिटर्न आंसर्स होने चाहिए। आप 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं, या तो आप ओरल आंसर मांगेंगे उस मिनिस्टर से, या वो आपको लिख के आंसर देंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये कहते हैं कि नोटिस को सबमिट कैसे करता है, वो हमें समझ में आ गया है कि 2 तरीके से उसको सबमिट किया जा सकता है, आइदर ऑनलाइन या फिर आप उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। थर्ड कि एडमिसिबिलिटी जो होगी, यानी कि आपका जो वो क्वेश्चन लिया जाएगा वो कैसे डिसाइड होगी। तो रूल ऑफ गवर्न्स दिस एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, इसके लिए मान लीजिए कि 150 वर्ड से ज़्यादा कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि 150 शब्दों से ज़्यादा उसका आपका जो सवाल है उसके अंदर शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ये ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो पॉलिसी के अंदर पूरा का पूरा लार्ज हो, मतलब कि उसका जो मैटर होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो क्योंकि अगर आप ऐसा पूछेंगे तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी पॉलिसीज़ के लिए। आप उसको 150 शब्दों के अंदर नहीं समझा सकते ना, उससे ज़्यादा नहीं समझा सकते, कितना जवाब देंगे आप। तो ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते जो किसी जज के सामने, किसी कोर्ट के अंदर, या पार्लियामेंट की जो खुद इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी बनी हुई है अगर उसके सामने वो मुद्दा गया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं पूछ सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। अब कितने तरीके के सवाल होते हैं? सवाल जनरली 4 तरीके के देखे गए हैं। एक स्टार्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि स्टार्ड, अनस्टार्ड, और जो शॉर्ट नोटिस, और एक नॉर्मल प्राइवेट मेंबर का नोटिस। तो 4 तरीके के होते हैं। स्टार, यहाँ पे स्टार्ड का मतलब होता है ये स्टार, कि ये स्टार से आप कभी भी इसको बनाते हो अपनी कॉपी में या कहीं पे भी नोट्स वगैरह में, तो इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके जो आंसर्स होते हैं मिनिस्टर जनरली उनको ओरली देते हैं, यानी कि बोल के बताते हैं कि ठीक है ऐसा है। इसके साथ में आप दोबारा, अगर आपको कोई सब्सिक्वेंट क्वेश्चन दोबारा करना है तो आप रिस्पॉन्स में एक और सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओरली बातचीत चल रही है तो आप वो पूछा जा सकता है। और ये अगर आपको स्टार्ट जो क्वेश्चन है, अगेन इसको देने के लिए आपको कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि मेरा ये सवाल है, फिर वो एडमिट करेंगे, उसके बाद ही आप इसका आंसर ले सकते हो, ताकि मिनिस्टर को 15 दिन ऐसे मिल जाए कि वो अपने सवाल जो आपने पूछा है उसको तैयार कर सके, प्रिपेयर कर सके। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है अनस्टार्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई स्टार नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो वो उसके लिए आप ऐसे सवालों को लगभग 230 क्वेश्चन जो है एक दिन के अंदर रिटर्न आंसर्स मांगे जा सकते हैं, उसमें उसको आपको ओरली नहीं मिलेगा, रिटर्न रिप्लाई ही मिलेगा, और उसके लिए भी आपको 15 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद आता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस क्या हो गया, आप समझ सकते हो, 15 दिन पहले की बात चल रही है। शॉर्ट नोटिस की इतना टाइम नहीं है, नोटिस 15 दिन पहले तक का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके लिए नोटिस का जो टाइम है वो घटा के 10 दिन कर दिया गया है। और ये सिर्फ तब हो सकता है कि पर पब्लिक की इंपॉर्टेंस थोड़ी अर्जेंट होनी चाहिए, कि आम जो लोग हैं, पब्लिक जो है, उसकी इंपॉर्टेंस में अगर कोई सवाल है तभी इस चीज़ को एडमिट किया जाएगा। और वो अगर, ये भी जनरल सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा है तो ही वो उसको एडमिट करेंगे। एंड द लास्ट इज प्राइवेट मेंबर का। तो ये प्राइवेट मेंबर का जो जनरली सवाल होते हैं वो उस चीज़ में होते हैं जब कोई बिल के ऊपर या किसी रेजोल्यूशन के ऊपर उनको कोई सवाल पूछना होता है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर एंड एमपी? तो ये कुछ नहीं है, मिनिस्टर जो होते हैं, एमपी जो होते हैं, वो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के हैं वो लोग होंगे। और प्राइवेट मेंबर कौन होगा? जो लोकसभा में आया हुआ है लेकिन जो एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेजिस्लेचर है, राइट। तो ये एक तरीके का फंडा है, जो एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी, लेजिस्लेचर जो है वो अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव के पास रख सके और उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके। अगर कहीं गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाती है इस अकाउंटेबिलिटी को सस्टेन करने में, तो वहाँ पे फिर हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब बात होती है तो वहाँ पे, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी जो भरोसा है वो खो दिया है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो ये मोशन शुरू हो सकता है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने जो
मान लीजिए आपकी जो मेजोरिटी है वो अगर लोकसभा में या पार्लियामेंट के अंदर ख़त्म हो जाती है, तो आपको फिर जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, और दोबारा से या तो इलेक्शन होंगे या जिसमें मेजोरिटी दिखा रही है उसके अंदर उस इंसान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसा देखने को मिलता है, और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट आर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स अपोज टू अनंत अंबानी फॉर रिलायंस लिमिटेड। दिस इज़ ये जो रिलायंस की जो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उसके अंदर एक फ़ैसला लिया गया था कि जो अनंत अंबानी, जो कि अभी 28 साल की उम्र के हैं, जो सबसे छोटे बच्चे हैं मुकेश अंबानी के यंगेस्ट सन है, तो वो उनको बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डायरेक्टर बनाया जा रहा था, अपॉइंट किया जा रहा था। लेकिन कुछ दो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हैं, एक का नाम है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विस कोल्ड लिमिटेड यानी कि LIAS, एंड द सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विसेज यानी कि ISS। तो इन्होंने एडवाइस किया है जो रिलायंस RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है कि वो इसके अगेंस्ट में वोट करे प्रपोजल के, और इनका कहना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। क्यों ये मानते हैं? उनका मानना है कि वो लोग एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो जो ईशा अंबानी है यानी कि बेटी है मुकेश अंबानी की, और जो उनके बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी, उन दोनों को, कि उन दोनों में से किसी को आप डायरेक्टर बना दीजिए, जो फेस आपको बनाना है आप इनको मत बनाइए। इनका कारण है कि उनको अभी इतनी ज़्यादा यानी कि समझ नहीं है, वो अभी 5 साल से ही इंडस्ट्री के अंदर हैं। सेकेंडली उनकी जो एज है वो अभी कम है। तो ये 2-3 रीजंस की वजह से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे उठती है कि ऐसे होते कौन है कि वो शेयर होल्डर्स को ऐसा बता रहे हैं। तो ये एक तरीके की फर्म है, इंस्टीट्यूशनल है, इनका जो भी फैसला होता है वो एक तो देखिए सबको मानना है ये ज़रूरी नहीं है। इनका काम होता है लोगों को, शेयर होल्डर्स को, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना कि क्या चीज़, एनालाइज करना पहली बात तो, कि इसके रिपोर्कशंस जो होंगे वो क्या निकल के आएंगे, इसके रिजल्ट्स जो निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे। उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद इनका काम होता है इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को ये बताना कि आपको फैसला क्या लेना चाहिए। क्योंकि वोटिंग जो वो चल रही है इस चीज़ के ऊपर, वो ऑलमोस्ट पिछले महीने से ही शुरू हो गई थी, और अभी जो 27 अक्टूबर है वहाँ तक, तब तक ये पूरा का पूरा चलेगा। तो ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने ये वोटिंग चलेगी, और उसके रिजल्ट के बाद ही पूरा फैसला निकल के आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, एक्चुअली एडवाइजरी है ये। और लास्ट आर्टिकल हम आज के दिन के ऊपर बात करते हैं, दैट इज रेट कट्स नोट ऑन एजेंडा, RBI रिमेन्स एक्स्ट्रा विजिलियंट ऑन इन्फ्लेशन सेज दास। तो हमें पता है कि RBI के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांता दास, और उन्होंने बताया है कि जो रेट कट्स जो है वो कोई एजेंडा नहीं है कि ऐसे ही कर दिया, हमें ज़्यादा ध्यान रखने, बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं ना बारीकी से नज़र रखना, वो हमने इन्फ्लेशन के ऊपर की हुई है। हम चाहते हैं कि 4% का जो इन्फ्लेशन रेट है वो आ जाए, और वो कम हो भी गया है। यानी कि अगर अभी देखा जाए तो 5.2% जो है रिटेल का इन्फ्लेशन वो कम हुआ है पिछले 3 महीने से अगर देखा जा रहा है। तो MPC के अब की बार हमें देखने को मिला था कि जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, जिसके अंदर 6 मेंबर्स की ये कमेटी है, इसके अंदर पीछे ही जब ये मिली थी तो इन्होंने जो रेपो रेट था उसको कोई डिक्लाइन नहीं किया था, कम नहीं किया था, काटा नहीं था, और उसको यू का यू अनचेंज छोड़ दिया था 6.5% के ऊपर, 6.5 पॉइंट्स के ऊपर, राइट। तो ये इसका ना करने का मकसद यही था कि इससे जो फ़ायदा होने वाला है, जो अभी इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करना है वो हो जाएगा, क्योंकि रेपो रेट जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो इंटरेस्ट होंगे लोन्स के वो भी ज़्यादा होंगे, और अगर इंटरेस्ट जो है वो आम इंसान के लिए ज़्यादा होंगे लोन के, तो आम इंसान लोन उस समय पे लेने पे बचेगा या अपना जो खर्चा है वो ज़्यादा नहीं करेगा, जिससे ग्रोथ तो थोड़ी बहुत कम होने की आकांक्षाएं हैं, बट जो महंगाई बढ़ी हुई है वो काबू में आएगी, वो कंट्रोल में आएगी। क्योंकि अगर जो रेगुलेशन है, मतलब कि जो पैसा है वो रिवॉल्विंग पावर उसकी कम होगी, और बार बार नहीं जा रहा है, बार बार नहीं घूमे जा रहा है, तो उसकी जो इन्फ्लेशन पावर है वो भी कम होती है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ये आज का आर्टिकल था, और एक छोटा सा आर्टिकल भी नहीं बोलेंगे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि चाइना ने कब किया है ग्रेफाइट एक्सपोर्ट को। हमारे लिए प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये नहीं कि चाइना ने कब कर दिया, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है उन्होंने कर दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राफाइट जो है उसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। पहली चीज़ कि ये इलेक्ट्रिक बैटरीज जो हैं वहाँ पे लगभग 50 से 100 kg तक का ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रिक बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाने वाले हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजरली जो चीज़ यूज़ होगी ना वो ग्रेफाइट होगी। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकती है कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, आयंस होते हैं या कोई और चीज़ इस्तेमाल होती है, या लिथियम होता है। तो लिथियम ये बहुत हमें सुनने को मिलता है ना, पेरू के अंदर भी वहाँ पे पूरा का पूरा
कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया गया था। तो लिथियम एक दिमाग में ठीक है बसा हुआ है कि ओके लिथियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं उस चीज़ के। लेकिन लिथियम से भी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि लिथियम को हमें कम मात्रा में लगाना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा लगाना होता है, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा, वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को लगाना होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के में, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो 90% जितना भी वर्ल्ड का ग्रेफाइट आता है उसको रिफाइन जो है वो चाइना करता है, और फिर उसको ऑल जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज हैं, एनोडोर्स हैं, उनके अंदर इस्तेमाल करता है। 60% जो ग्लोबल सप्लाई है नेचुरल ग्रेफाइट की वो भी हमें चाइना से देखने को मिलती है। तो मतलब चाइना जो है वो लीडिंग नेशन है ग्रेफाइट के, यानी कि वहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। और अभी हमें देखने को पता चला है कि जो लेवल है जिस पे बैटरी एंड यूज़ होती थी मार्केट के ग्रेफाइट के, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि ग्रेफाइट का इस्तेमाल इनमें हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, तो 250% तक की इसकी डिमांड प्लस रेट्स हैं वो दोनों के दोनों बढ़ गए हैं। तो इसीलिए जो टॉप प्रोड्यूसर्स है वो हमें पता चल गया है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है ग्रेफाइट का, और जो सबसे बड़े बायर्स है चाइना से उसमें आता है जापान, यूएस, साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो साउथ कोरिया हमें पता ही है चाइना के नीचे है बिल्कुल, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया। जापान जो है एज आइलैंड्स आइलैंड्स का ग्रुप है एक्चुअली में, तो वो हमें देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन के अंदर, और यूएस की लोकेशन हमें पता ही है। तो आज का आर्टिकल और आज का न्यूज़पेपर होते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर कोई अभी भी मेरे साथ है तो हैव अ वेरी नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, हैव अ ग्रेट डे।